हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम लोग देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। जिन भी पर्सन्स को रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे होता है। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हमारा क्या आता है, ट्रैकिया आता है, नोज़ आता है और नॉस्ट्रिल्स आते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारा राइनाइटिस। तो राइनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़। जो हमारे नोज़ के म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं राइनाइटिस। तो राइनाइटिस हमारा दो वर्ड से मिलके बना होता है, राइनो प्लस आइटिस। राइनो का मतलब होता है नोज़ और आइटिस मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन। आइटिस एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी वर्ड में, जैसे साइनाइटिस हो गया, जैसे एक कंडीशन होती है साइनाइटिस जो होता है उसमें भी ITIS लगा है, तो इसका मतलब होता है साइनस में इन्फ्लामेशन। तो इसी प्रकार जिस भी वर्ड के लास्ट में आइटिस लगा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लामेशन। डेफिनेशन हम देखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़। तो क्या होता है, अगर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम उसको राइनाइटिस बोलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है, इट इज़ द इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड द नोज कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड एलर्जेंस। ये क्या होता है, इरिटेशन होता है, किसी भी प्रकार का इरिटेशन या इन्फ्लामेशन होता है हमारे नोज़ में, जो कि हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन्स होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन तो सभी को पता होगा कि क्या होता है, जहाँ से हमारे म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो अगर हमारे नोज़ के म्यूकस मेम्ब्रेन में किसी भी प्रकार का इरिटेशन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम लोग राइनाइटिस बोलते हैं, जो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जेंस की। तो हम इसका टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट टाइप है इन्फेक्शियस, सेकेंड है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस और थर्ड टाइप है हमारा एलर्जिक राइनाइटिस। तो एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा इन्फेक्शियस राइनाइटिस, कॉमनली कॉज बाई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन लाइक राइनो वायरल, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई एट्सेट्रा। तो हमारा जो होता है राइनाइटिस कॉमनली कॉज बाय बैक्टीरियल और वायरस, जो हमारा राइनाइटिस होता है जो कि बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। जैसे कि हमारा कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा क्या होता था कि जो भी पर्सन को कोरोना वायरस से सफ़र कर रहा है उसको स्मेलिंग प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें मतलब स्मेलिंग प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि उसको सूंघने की शक्ति ख़त्म हो जाती थी, वो किसी भी चीज़ को स्मेल नहीं कर पाता था। Okay, non-allergic rhinitis. It is refers to rhinitis that is not referred to an allergy. Occur while hormonal, occupational drugs etc. and change in environment. जो हमारा नॉन एलर्जिक होता है, जैसे कि वेदर में चेंजेज हो गया, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडे प्लेस पे चले गए या तो हॉट प्लेस पे चले गए तो हमें इस कंडीशन से सफ़र करना पड़ता है। थर्ड है हमारा एलर्जिक राइनाइटिस। इट में फॉलो व्हेन एन एलर्जेन सच एज पोल्यूशन, डस्ट एट्सेट्रा एंटर इन आवर नोज। मतलब अगर हम सांस लेते हैं तो कोई भी डस्ट पार्टिकल या एलर्जेंस हमारे नोज़ में चले जाता है तो हम उसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो रिस्क फैक्टर का मतलब होता है किन किन पर्सन्स को सबसे ज़्यादा राइनाइटिस होने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक्सपोजर टू इरिटेंट। अगर कोई भी व्यक्ति इरिटेंट यानी कि जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, पॉल्यूशन हो गया और या ऐसा वेदर हो गया जहाँ पे एक्सपोज कर रहा है, उसको चांसेस होंगे। ओल्डर एज, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। थर्ड है प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ डीकंजस्टेंट, नेज़ल ड्रॉप और स्प्रे। जो हमारा होता है प्रोलॉन्ग टाइम से, अगर कोई भी व्यक्ति है वो ज़्यादा टाइम से इन्हेलेशन, जैसे कि अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं तो उनको स्प्रे दिया जाता है, जब उनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो स्प्रे का यूज़ करते हैं। वैसे ही होता है अगर कोई भी नेज़ल ड्रॉप ले रहा है ज़्यादा टाइम से तो उस पर्सन को ये हो सकता है। सेक्स में होगा हमारा फीमेल को सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको राइनाइटिस हो सकता है। ऑक्यूपेशनल
एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का क्या मतलब होता है, जो लोग ऐसे जगह पे काम करते हैं जैसे कोल एरिया हो गया या तो माइनिंग का काम हो गया, इन लोगों को सबसे ज़्यादा होगा। कर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम्स, अगर कोई भी पर्सन है वो ज़्यादा टाइम से किसी चीज़ को लेके सफ़र कर रहा है, जैसे उसके ट्रैकिया में इन्फेक्शन हो गया, नोज़ में इन्फेक्शन हो गया, तो उन लोगों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम देखेंगे कॉजेस और ईटियोलॉजी। कॉजेस और ईटियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट कॉजेस क्या होता है, ये एक तरह से साइंटिफिक नहीं होता है, और जो हमारा ईटियोलॉजी होता है वो एक तरह से साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉजेज़ होता है। तो हम लोग कॉजेज़ देखेंगे, इन्वायरमेंट और एक ऑक्यूपेशनल इरिटेंट, डस्ट, स्मोक एक्सेट्रा। जो हमारा होता है कि इन्वायरमेंट और ऑक्यूपेशनल इरिटेंट, जैसे कोई भी डस्ट हो गया, पार्टिकल हो गया, उनके एक्सपोजर में आने से व्यक्ति को राइनाइटिस हो सकता है। वेदर चेंजेस, जब भी मौसम में बदलाव होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, कर्टेन मेडिकेशंस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ईटियोलॉजी। वायरस और वायरल ईटियोलॉजी मेनली 2 प्रकार के होते हैं, वायरस और बैक्टीरिया। तो हमारा जो ईटियोलॉजी होता है डिपेंड करता है वायरस और बैक्टीरिया में, कि हमारे बॉडी में वायरस घुस रहा है या बैक्टीरिया घुस रहा है। तो वायरस में हमारा आता है राइनो, कोरोना, इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस। ये सब चारों वायरस अगर हमारे बॉडी में कॉज करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे वायरल ईटियोलॉजी। अब बैक्टीरियल ईटियोलॉजी क्या होता है, स्टेप्टोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा। अब हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कॉजिंग ऑफ डिजीज़ बाय एनी इन्फेक्शन। कोई भी अगर इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है तो उसका सीक्वेंस किस प्रकार है। तो फर्स्ट ऑफ देखेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम लोग जितने भी स्टडी करेंगे, जितने भी नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, चाहे रिस्पायरेटरी हो, कार्डियोवास्कुलर हो या कोई भी मैनेजमेंट हो, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ड्यू टू any etiological factors such as bacterial infection, viral infection, pollution and irritant etc. अगर कोई भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे इन्फेक्शन की चेन। एक तरह से हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में कैसे कोई भी इन्फेक्शन की चेन कॉज होती है। तो फर्स्ट पॉइंट ही हम लिखेंगे। सेकंड में होता है एक्टिवेशन ऑफ नेज़ल म्यूकोसा इम्यून सेल। फिर हमारा सेकंड क्या होता है, जो हमारे नेज़ल म्यूकोसा सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। थर्ड है हमारा रिलीज़ ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। जो हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर हमारा होता है वेसोडाइलेशन, जो हमारी वेसल्स होती हैं वो डायलाइट होना शुरू हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व, जो हमारी सेंसरी नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। फिर हमारा है म्यूकस ग्लैंड हाइपर सिक्रीशन, जो हमारे म्यूकस ग्लैंड में है तो उसका हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, जैसे कि म्यूकस का ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है। फिर हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमको मेनली जाके राइनाइटिस कॉज हो जाता है। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं राइनाइटिस के। तो रिकरेंट एपिसोड ऑफ स्नेजिंग, मतलब थोड़े टाइम पे 4 से 5 बार स्नेजिंग होना, फिर रुक जाना, फिर थोड़ी देर के बाद स्नेजिंग होना, फिर रुक जाना। सेकेंड है राइनोरिया हो गया, नेज़ल कंजेशन हो गया, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, लॉस ऑफ स्मेल, हेडेक, रेड एंड इची आईज, फटीग, कफ, फीवर, सावर थॉट एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या होता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हमारा जो 2 पॉइंट है, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सब में कॉमन होता है। ओके, तो हम जिस भी पेशेंट का डाटा कलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में उसका पर्सनल आइडेंटिटी हो जाएगा, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, और फैमिली के बारे में देखेंगे, फैमिली कंपोजिशन देखेंगे, ये सब देखेंगे, और उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे। ये सब हमारा हिस्ट्री कलेक्शन में आता है। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन को मेनली हम लोग हेड टू टो करते हैं, मतलब पूरे बॉडी में अपर साइड से लेकर लोअर साइड तक देखते हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं। अगर किसी के सर पे बाल नहीं हैं तो वो हम लिखेंगे कि नो प्रेजेंस ऑफ हेयर,
तो ऐसे हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लैब टेस्ट कौन कौन से होते हैं हमारा राइनाइटिस में। तो पहला है हमारा नेज़ल स्मीयर, CBC, नेज़ल इंडोस्कोपी, जो कि एक मेनली ट्यूमर टाइप का होता है, नेज़ल स्वैब कल्चर। अब देखेंगे हम लोग इसका मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट में मेनली हमारे 3 टाइप्स होते हैं। एक फार्माकोलॉजिकल होता है, सेकंड होता है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल, थर्ड होता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो मेडिकल या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है कि हम ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन का यूज़ करके किसी भी पर्सन को ट्रीट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन्स में क्या आएगा हमारा सिट्राजिन आएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आएगा। फिर सेकेंड है हमारा डीकंजस्टेंट, ऑक्सीमेटाजोनिन स्प्रे। ये मेनली होते हैं स्प्रे टाइप के होते हैं, तो जो हम इनहेल करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो भी नोज़ में इन्फ्लामेशन होता है वो उससे रिलीफ मिलता है। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, ये हमारा हो गया मेडिकल मैनेजमेंट या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब हम सेकंड देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हमारा पहले हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद देखेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, एलिमिनेट एक्सपोजर टू एलर्जेंस। जो भी एलर्जेंस है यानी कि डस्ट है, पॉल्यूशन है, उससे हमको एक्सपोज होने से बचना है। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, जो भी है अल्कोहल और स्मोकिंग को पूरी तरह से अवॉइड करना है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड आउटडोर एक्टिविटी, जो भी पेशेंट है उसको बाहर काम करने से मना करना है। टू मेंटेन लाइफस्टाइल एंड पर्सनल हाइजीन, इसको इसलिए किया जाता है ताकि पेशेंट का लाइफस्टाइल और उसका पर्सनल हाइजीन मेंटेन रहे। टू मॉडिफिकेशन एंड मेंटेन द डाइट, जो भी पेशेंट है उसका डाइट को हम लोग मेंटेन करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, वॉक हो गया। जो भी पर्सन है उसको सुबह में ठंडी ठंडी हवा, जो सुबह की ताज़ा फ्रेश एयर होती है उसमें वॉक करने को बोला जाता है। अब हम देखेंगे लास्ट हमारा है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, चेक वाइटल साइंस, जो भी पेशेंट है उसका प्रॉपर वाइटल साइंस लेना होता है। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो भी पेशेंट है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है। साइकोलॉजी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइकोलॉजी में होता क्या है, किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना कि हाँ आप ठीक हो सकते हैं, या उसको साइकोलॉजिकल इस स्तर का सपोर्ट देना जिससे कि वो ये समझ सके कि हाँ मेरे साथ कोई है, मैं अपनी बीमारी से ठीक हो सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा इनकरेज टू पेशेंट फॉर रेस्ट, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है कि वो रेस्ट करता रहे। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू यूजिंग फेस मास्क, फेस मास्क का मतलब होता है ऑक्सीजन सिलेंडर से उसको ऑक्सीजन लेने के लिए, जिसमें हम ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं, जिससे कि ह्यूमिडिफाइड एयर हमारे नोज़ में जाती है, जिससे पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब हम लास्ट देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, नेज़ल पॉलिप्स। नेज़ल पॉलिप्स का मतलब क्या होता है, जो नोज़ में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है ओटाइटिस मीडिया होगा, फिर साइनाइटिस होगा। साइनाइटिस वही होता है जिसमें कि मतलब जो हमारे साइनस होते हैं, हमारे मेनली जो नॉस्ट्रिल्स के बगल में होते हैं साइनसेस, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।